पृथ्वी पर बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरी होगी। जहाँ सूर्य के प्रकाश, जल और अन्य तत्वों की उपस्थिति में पहले एक कोशीय जीव का जन्म होता है, फिर कोशिका विभाजन से बहुकोशीय जीव का जन्म होता है। और फिर इंसान का जन्म होता है। जब से मानव जाति पैदा हुई तब से विश्व में हुई ढेर सारी घटनाएं रचाई जाती है। हमारे पूर्वजों को नक्षत्र का अच्छा ज्ञान था। धीरे धीरे काल्पनिक अवलोकनों से कुछ सभी पद्धतियां ज्ञात हैं, जिनके माध्यम से सबसे पहले कैलेंडर बनाया। वार्षिक श्रृंखलाएं समझे जाने पर किसी वस्तु का निर्माण और पुरानी संस्कृतियां विकसित हुई। उसी दौरान आकाश के पहले मानचित्र बनाए गए। इसमें चमकदार तारों को राशियों में बांटा गया। इन मानचित्रों ने मानव संचालन को बढ़ावा देकर अन्वेषण और व्यापार का विकास किया। लेकिन पहले खगोलविदों को आकाश में दिखने क्रम को बनाए रखने वाली संरचनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं। पहले खगोलविदों का दृष्टिकोण ग्रंथ घटनाओं से जुड़ा हुआ है। खगोल विज्ञान को दंत कथाओं से अलग करने की दिशा में पहले कदम उठाए थे। उन दिनों के बुद्धिजीवियों जैसे पाइथागोरस, इराटोस्थेनेस, अपोलोनियस तथा टॉलेमी आदि ने वैज्ञानिक रूप से खगोल विद्या पढ़ाई और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए प्रणालियां भी बनाई। हमारे ग्रह के चारों खगोलीय पिंडों के विषम देखकर प्राचीन ग्रीक खगोलविदों ने भूकेंद्रित प्रणाली बनाई, जिसके ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी थी। अरिस्टार्टस पहले यूनानी खगोलविद बने, जिन्होंने सूर्य केंद्रित प्रणाली प्रस्तावित किया, पर उनकी राय कई शताब्दियों तक नजरअंदाज की गई। 16वीं शताब्दी में ही कोपरनिकस और केपलर जैसे खगोलविदों ने अरिस्टार्टस के मत का समर्थन किया। डेनमार्क के टाइपो ब्रेविक के अवलोकनों को गणित के साथ जुड़ने पर सौर केंद्रित प्रणाली प्रबल हो उठी। इस प्रणाली के अनुसार पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परंतु सन 1609 में खगोल विज्ञान में वाकई क्रांति हुई, जब गैलीलियो पहले खगोलविद बने, जिन्होंने दूरबीन को आकाश की ओर मोड़ा। ऐसा करने से उन्होंने ज्ञात ब्रह्मांड की सीमाओं को बढ़ाया और हमेशा के लिए पुराने भू केंद्रित सिद्धांतों को मिटा दिया। बड़े-बड़े टेलीस्कोप को अत्याधुनिक उपकरणों से जोड़कर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ब्रह्मांड के रहस्यों को
तारे आमतौर पर झुंडों में पाए जाते हैं, जो दो तरह के होते हैं, गोलाकार झुंड तथा खुले झुंड। गोलाकार झुंडों में तारे गुरुत्वाकर्षण से संगठित गेंद के रूप में केंद्रित रहते हैं। झुंड के अंदर तारे कहाँ स्थित हैं, इस जानकारी से हम तारों की उम्र की पता लगा सकते हैं। इससे खगोलविद उनके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ये झुंड गैलेक्सीज के अंदर सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कुछ बड़ी बड़ी सर्पिलाकार आकाशगंगाओं में 30,000 तक गोलाकार झुंड निवास करते हैं। पूरे झुंडों में कम तारे पाए जाते हैं और ये सब एक ही राशिवर के होते हैं। पूरे झुंडों के तारे गुरुत्वाकर्षण से पूरी नहीं होते। 5 घंटा दिन का चक्कर लगाने और अन्य झुंडों या फिर गैस बादलों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसे झुंड अपने तारों को खो देते हैं। लेकिन पूरे झुंड कुछ लोगों के साथ नहीं बनी रहते हैं। तारों के बीच स्थित धूल और गैस के विशाल बादल जिन्हें हम निहारिकाएं कहते हैं। इन निहारिकाओं की गैस में शामिल है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनिक गैसेस। निहारिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: रिफ्लेक्शन अथवा ध्रुवित निहारिकाएं, एमिशन अथवा उत्सर्जन निहारिकाएं तथा डार्क अथवा श्याम निहारिकाएं। अगर परिस्थितियाँ सही है तो ये बादल अपने गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ते जाते हैं जब तक कि न्यूक्लियर फ्यूजन से सूरज पर नए तारे जन्म ना लें। सृष्टि की यह महान क्रिया आज तक चल रही है। ग्रहीय निहारिकाएं एक तरीके की उत्सर्जन निहारिकाएं हैं। हमारे सूरज की तरह ये तारे जब विकसित हो अपनी बाहरी परतें खोलकर सफेद बौने तारे बन जाते हैं, तब ऐसी निहारिकाओं की रचना होती है। सुपरनोवा के अवशेष एक अन्य प्रकार की निहारिकाएं होती हैं, जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष को जीवन के लिए अनिवार्य भारी पदार्थ से समृद्ध बनाते हैं। ये अवशेष भारी धातु के असाधारण अंत के आखिरी निशान है। बीच में आ रहा है ब्रह्मांड का राक्षस। हम इंसान भोजन के रूप में फल, रोटी, चावल खाते हैं, किंतु ये महादानव तारे और ग्रह को धूल में बदलकर निकल जाता है, समय को भी धीमा कर देता है। इस ब्रह्मांड के राक्षस का नाम है ब्लैक होल। इससे प्रकाश भी भाग ले सकता है और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही यह इस तरह का सब कुछ कर पाता है। ये पास आने वाले सभी पदार्थ को निगल लेते हैं और इस प्रकार अपना भार बढ़ाते हैं। ब्लैक होल में बढ़ने वाले पदार्थ उनके चारों ओर एक अनुवृत्ति मंडल बनाते हैं। इस मंडल में तापमान और गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि इससे एक्स-रे और गामा किरणें निकलती हैं। मध्यम पैमाने वाले तारों का अंत न्यूट्रॉन तारों को
तेज गति से घूमते हैं और उनके विकिरण आसानी से तभी देखे जा सकते हैं जब वे पृथ्वी की ओर आते हैं। इस प्रकार उनकी चमक में समय समय पर परिवर्तन होते हैं और इसलिए हम उन्हें पल्सर कहते हैं। जुड़वे तारों को भी देखते हैं जो एक दूसरे के बहुत पास होते हुए बेहद परस्पर प्रभाव डालते हैं। यदि इनमें से एक तारा बहुत घना न्यूट्रॉन तारा या फिर ब्लैक होल है तो पास आने वाले तारे से पदार्थ दूसरे घने तारे की ओर खिंच जाता है। धीरे धीरे हम ब्रह्मांड की गहराइयों में जा रहे हैं। यहाँ दो बाइनरी तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए करीब आ रहे हैं। इस नजदीक आए तारों के बीच अचानक जोरदार टक्कर होता है जिसका परिणाम प्रचंड सुपरनोवा विस्फोट होता है। लेकिन अधिक प्रभावशाली है तो ब्लैक होल का टकराव। ये ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड प्रक्रिया है और इनसे कल्पना की मात्रा में अनोखी ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण विकिरण के रूप में निकलती है। हर ब्लैक होल का एक सीमा होता है जिसको पार करने के बाद प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता है, जिसको हम कहते हैं इवेंट क्रैशिंग। देखिए तारा इस सीमित गहराइयों को पार करते ही धूल में गड़बड़ से समा जाता है। बहुत सारे ब्लैक होल हो सके उसमें एक सुनकर पीछा कर रहा हो और यदि ऐसा आए तो उसमें से थानों को भी निकल जाए। शाम दुनिया और हमारा ब्रह्मांड चारों तरफ घरों से भरा पड़ा है। ऐसा में क्या हो जाए हमारी सबसे नजदीकी मंदाकिनी एंड्रोमेडा बड़ी तेजी से हमारे आकाश गंगा की तरफ आ रही है। यदि ऐसा आएगा इसका जोरदार टक्कर हमारे आकाश गंगा से होगी। वैसे तो मंदाकिनियों की ज्यादातर टक्कर खाली चली जाती है, किंतु यदि कहीं ये टक्कर आमने सामने की हो गई तो चारों तरफ विनाश हो जाएगा, एक महाप्रलय होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा। यह एक विशाल कायनात रूप धारण करेगा और इस दौरान अपनी मृत्यु को जाता सूर्य पृथ्वी को निगल जाएगा। अपने अंत के साथ हम लोग का भी अंत करेगा।
खातिर जीवन बचा पाए।